नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी पाथ विद रितु यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारी जो मिक्स क्वेश्चन की जो क्लास थी वो हमने एक दो ही क्लास ली थी और टॉपिक वाइज चल रहे थे। आज एक 42 क्वेश्चन की मिक्स क्लास और ले लेते हैं, जिसमें से ज्योग्राफी से भी मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, राजस्थान की कल्चर से भी उठाए हैं, हिस्ट्री से भी उठाए हैं और पॉलिटी साइंस से भी उठाए हैं। तो इसमें पॉलिटिकल साइंस के भी अपने क्वेश्चन मिक्स कर दिए हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का गठन हुआ। बताओ कब हुआ सरकारिया आयोग का गठन? सरकारिया आयोग का गठन कब होता है? 1983 में। 1983 में सरकारिया आयोग का गठन होता है और 1987 में ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं रणजीत सिंह सरकारिया। इसके अध्यक्ष कौन थे? रणजीत सिंह सरकारिया। और सरकारिया आयोग जो था, इसी की सिफारिश के आधार पर 1990 में अंतर्राज्यीय जो परिषद है उसका गठन हुआ था। अंतर्राज्यीय जो परिषद है इसका गठन होता है सरकारिया आयोग की सिफारिश के आधार पर। और अंतर्राज्यीय जो परिषद है इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसका अध्यक्ष जो होता है वो पीएम होता है भाई। और अंतर्राज्यीय जो परिषद है इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल आता है 263। ये आता है सरकारिया आयोग। हो गया क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है, किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? किसकी नियुक्ति नहीं की जाती भाई बताओ राज्यपाल के द्वारा? मुख्यमंत्री की जाती है? बिल्कुल की जाती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की जाती है, जिला न्यायाधीश की जाती है, महाधिवक्ता की भी की जाती है, लेकिन राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति किसकी नहीं की जाती? राज्य पुलिस महानिदेशक की नहीं की जाती। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी शक्ति है जो राज्यपाल के पास नहीं है? कौन सी शक्ति नहीं है राज्यपाल के पास? सविवेक की शक्ति, स्वयं निर्णय लेने की शक्ति है, वित्तीय शक्ति भी दी गई है, वीटो पावर भी दिया गया है राज्यपाल को, अध्यादेश भी जारी करना दिया गया है, परामर्शकारी शक्ति। परामर्शकारी शक्ति जो है ये आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति को दी गई है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, लेकिन राज्यपाल जो है वो उच्च न्यायालय से परामर्श नहीं ले सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा कि राज्यपाल जो है उनको परामर्शकारी शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। होगा क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल धन विधेयक पर कौन से वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता? बताओ राज्यपाल धन विधेयक पर कौन से वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता? जेबी वीटो का कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। आत्यांतिक वीटो का भी कर सकता है, नोटा का भी कर सकता है, लेकिन निलंबनकारी जो वीटो है इसका प्रयोग राज्यपाल नहीं कर सकता। पुनर्विचार के लिए उसे नहीं लौटा सकता। निलंबनकारी होता है पुनर्विचार के लिए लौटाना, तो पुनर्विचार के लिए राज्यपाल नहीं लौटा सकता धन विधेयक को। तो इसका आंसर हो जाएगा निलंबनकारी वीटो। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? बताइए कौन थी प्रथम महिला मुख्य सचिव? कमला बेनीवाल थी क्या? नहीं थी। सुचेता कृपलानी थी क्या? नहीं। सरोजिनी नायडू? बिल्कुल नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 नंबर, कुशल सिंह। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? कुशल सिंह थी। और मुख्य सचिव जो है, प्रथम महिला जो मुख्य सचिव होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? सीएम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की पहली महिला मंत्री जिन्हें सुखाड़िया मंत्रिमंडल में उप मंत्री बनाया गया था, बताओ कौन थी ऐसी पहली महिला मंत्री जिन्हें सुखाड़िया जो मंत्रिमंडल था उसमें उप मंत्री बनाया गया था? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल जो थे उनको सुखाड़िया मंत्रिमंडल में उप मंत्री बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कमला बेनीवाल। नेक्स्ट आता है
कि कौन सा अनुच्छेद है जो मुख्यमंत्री व राज्यपालों के संबंधों को परिभाषित नहीं करता, नहीं करता, ये देखना यहाँ पे। तो कौन सा नहीं करता? 163 करता है भाई, याद रखना। 164 भी करता है, 167 भी करता है, लेकिन 166 जो है, 166 जो है, ये मुख्यमंत्री व राज्यपालों के संबंधों को परिभाषित नहीं करता। 3 आर्टिकल आते हैं, 163, 164 और 167। ये क्या करते हैं? मुख्यमंत्री व राज्यपाल के अंतर संबंधों का उल्लेख इनमें मिलता है। और 166 में क्या है? किसी राज्य की सरकार का जो कामकाज होता है उसके संचालन के बारे में 166 में बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला चलिए, इसमें पीछे के पूछे हुए प्रश्न भी हैं भाई, पीछे की प्रतियोगी परीक्षाओं के पूछे हुए क्वेश्चन भी मैंने मिक्स कर दिए हैं, और आगे आने वाली जो परीक्षाएं होंगी उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये समझ लेना। तो बहुत अच्छी PDF है, अच्छे से समझना इस चीज़ को। बहुत मेहनत की है इसको बनाने में, 3-4 बुक लेके बैठे हैं तब जाके कलेक्शन हुआ है, तो आप भी इसको सीरियस लेके पढ़ना। तो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? कौन सा राज्य था जिसमें सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री बनी थी? बताओ, कौन से राज्य में बनी थी? यूपी में। तो 8 का हो जाएगा 1 नंबर। 9 नंबर का आता है कि राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? तो संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है? मुख्यमंत्री के समक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री, 3 नंबर। अगला है कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन व भत्तों का जो निर्धारण है वो किया जाता है, कौन करता है? राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण विधानमंडल करती है। राज्य विधानमंडल के द्वारा राज्य सरकार के जो भी मंत्री होते हैं उनके वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन आ गया भाई कल्चर के, कि सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? ये सारंगी कब बजाई जाती है बताओ? तो सारंग संगीत बजाया जाता है दोपहर काल में। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के लोकगीतों के संस्मरण को कहा जाता है, कि लोकगीत जो है उनको, उनका जो संस्मरण होता है, उनको याद करना, ये जो है ये क्या कहलाता है? क्या कहा जाता है इसको? असवारी कहा जाता है क्या? नहीं। नोखिला कहा जाता है? नहीं। मिरासी? नहीं। चौबाली। चौबाली जो है वो राजस्थान के लोकगीतों के संस्मरण को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला आता है कि रिद्धि बाई किस लोक देवी के बचपन का नाम था? लोक देवियाँ पढ़ाई थी, जिसने अच्छे से पढ़ी है वो तो इसका आंसर देगा भाई। तो रिद्धि बाई जो कौन सी लोक देवी के बचपन का नाम था बताओ? करणी माता के, देशनोक बीकानेर। अगला क्वेश्चन है, गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वालों में से कौन से लोक देवता हैं जो प्रसिद्ध नहीं थे? बताओ, गायों की रक्षा करने में कौन कौन से थे और कौन कौन से नहीं थे? तो इसमें बताना है कि कौन से नहीं थे। तेजा जी थे, बाबू जी भी थे गायों की रक्षा करने में, गोगा जी भी थे, लेकिन फत्ता जी जो हैं ये गायों की रक्षा करने में नहीं थे भाई, ये गांव की रक्षा करने में थे। गांव की रक्षार्थ इन्होंने क्या किया था? अपने प्राण त्यागे थे। तो 14 में आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला आता है शेखावाटी के रॉबिन हुड थे। कौन थे शेखावाटी के रॉबिन हुड? इसका आंसर हो जाएगा बलजी और भूरजी। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान की दक्षिण पश्चिम से, ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन हो गए यहाँ से स्टार्ट। राजस्थान की दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के विकीर्ण की जो लंबाई है वो क्या है? बताओ, राजस्थान की दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के विकीर्ण की लंबाई क्या है? तो यह आ जाती है 784। तो ये तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की आती है, जैसे ये राजस्थान है। तो इसमें ये वाली जो है इधर से इधर की लंबाई, विकीर्ण की लंबाई तो आ जाती है 784, लेकिन उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की जो अगर पूछे तो वो आती है 850। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 784, 16 में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जोहड़ का सबसे गहरा स्थान क्या कहलाता है? बताओ, जोहड़ जो है, जोड़ जो होते हैं गांव गांव में बने रहते हैं जोड़,
उनका सबसे गहरा स्थान जो होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है चोभी। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान का औसत वार्षिक तापमान रहता है। तो राजस्थान का औसत वार्षिक तापमान कितना रहता है लगभग? ये रहता है 38 डिग्री सेल्सियस। तो 38 डिग्री सेल्सियस राजस्थान का औसत वार्षिक तापमान रहता है। 19 का आता है, ये भाई एक हमने जो जलवायु की जो स्लाइड लेके आए थे हम क्वेश्चंस की, उसमें इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना, उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी कि कोपेन की जलवायु वर्गीकरण का आधार है। तो कोपेन की जलवायु वर्गीकरण का आधार आता है वनस्पति, और वर्षा जो आती है ये आता है टीवार्था का, और वर्षा की मात्रा तथा तापमान जो है ये थॉर्नवेंट का आता है। तो ये करेक्शन कर लेना, उसमें इन दोनों में मिस्टेक हो गई थी थोड़ी। तो ये आता है थॉर्नवेंट का, वर्षा आती है टीवार्था की, और वनस्पति आती है कोपेन की। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। जलवायु के जो क्वेश्चन करवाए थे हमने, उसमें इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना थोड़ा, उसमें थोड़ा सा करेक्शन ये है कि भाई उसमें टीवार्था का और थॉर्नवेंट का थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा वनस्पति। सेम की समस्या को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। सेम की समस्या को रोकने के लिए क्या किया जाता है बताओ? सेम की समस्या के लिए सफेदे लगाए जाते हैं, और सफेदा जो है इसको बोलते हैं यूके लिप्टस इंडिका। लिप्टस इंडिका। तो सेम की समस्या के लिए सफेदे लगाए जाते हैं, और इसका वैसे वैज्ञानिक नाम आता है यूके लिप्टस इंडिका। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान की पहली मिट्टी परीक्षण जो प्रयोगशाला है वो कहाँ है? मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ है? जोधपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 21 में 2। चंदन वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? बताओ, चंदन वन कहाँ पाए जाते हैं? हल्दी घाटी नाथद्वारा क्षेत्र में। और हल्दी घाटी जो है ये एक वीर रस काव्य रचना भी है भाई। हल्दी घाटी जो है, हल्दी घाटी के नाम से एक वीर रस काव्य की रचना आती है, वीर रस काव्य रचना है ये, और इसकी रचना जो है श्याम नारायण पांडे के द्वारा की गई थी। श्याम नारायण पांडे। तो श्याम नारायण पांडे के द्वारा हल्दी घाटी जो वीर रस काव्य है इसकी रचना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 23 का क्वेश्चन है कि रूख भायला कार्यक्रम है। रूख भायला कार्यक्रम कब का है? तो रूख भायला कार्यक्रम आता है 1985 का। क्या है रूख भायला कार्यक्रम? वृक्ष मित्र को बढ़ावा देने का कार्यक्रम आता है। वृक्ष मित्र बढ़ावा देने के लिए, वृक्षों को बढ़ावा देने के लिए। तो वृक्ष मित्र को बढ़ावा देने के लिए रूख भायला कार्यक्रम चलाया गया था। कहाँ से चलाया गया था? ये चलाया गया था डूंगरपुर से। डूंगरपुर से चलाया गया था, और 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1985। 1 नंबर हो गया क्लियर। चलो नेक्स्ट, पंचकुटा में क्या शामिल नहीं है? बताओ, पंचकुटा में क्या शामिल? पंचकुटा यानी कि 5 चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है। तो क्या शामिल नहीं है इसमें? कैर तो आता है इसमें, सांगरी भी आती है इसमें, ये गूंदा भी आता है, कुम्मट भी आता है, लेकिन ये जो लूंग है ये तो भाई खेजड़ी की लगती है, ये पंचकुटे में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा लूंग। नेक्स्ट आता है ओजोन दिवस कब बनाया जाता है? तो कब बनाया जाता है ओजोन दिवस? ये बनाया जाता है 16 सितंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? तो कौन से पेड़ से गोंद प्राप्त होता है? अच्छा, वो आता है सालर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला है, कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? चारकोल कोयला किससे बनाया जाता है? धोकड़े से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रख लेना इस चीज़ का। तो 27 में आ जाएगा 1 नंबर। अगला है केसर बाग अभ्यारण्य जो है ये कहाँ स्थित था भाई? तो केसर बाग आता है करौली में,
और वर्तमान में केसरबाग जो अभ्यारण्य था पहले, यहाँ वर्तमान में एक मिलिट्री स्कूल चल रहा है। क्या चल रहा है? मिलिट्री स्कूल। तो केसरबाग कहाँ था? करौली में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला है कि लूणिया, लाणाव व झेरना घासें किस अभ्यारण्य में पाई जाती हैं? लूणिया, लाणाव व झेरना है, ये कौन सा अभ्यारण्य है जिसमें पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में। नेक्स्ट आता है रोटू कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? तो रोटू कहाँ है? बताओ रोटू कहाँ है? रोटू आता है नागौर में, और ये सबसे छोटा है भाई, सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व भी आता है। तो रोटू कंजर्वेशन रिजर्व आता है नागौर में। अगला आता है कि दियात्रा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। ये दियात्रा कहाँ है भाई? आखेट निषिद्ध क्षेत्र। तो दियात्रा आता है बीकानेर में। तो दियात्रा आखेट निषिद्ध क्षेत्र आता है बीकानेर में, 31 में, 2 नंबर। नेक्स्ट आता है कोट सोलंकी का जो लेख आता है, कोट सोलंकी, ये अपना हिस्ट्री स्टार्ट हो गई। ये हिस्ट्री के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं कि कोट सोलंकी का जो लेख आता है 1418 ईस्वी का, ये कहाँ का है भाई? कोट सोलंकी का लेख ये आता है पाली का। तो 32 में क्या आ जाएगा? 3 नंबर। नेक्स्ट है कि मारवाड़ में प्रचलित तांबे का जो सिक्का है वो किस नाम से जाना जाता है? मारवाड़ में तांबे का सिक्का भीमसाई के नाम से? नहीं। सालिमसाई? नहीं। गंगासाई? नहीं। डब्बूशाही। तो मारवाड़ में जो प्रचलित तांबे का जो सिक्का है ये कहलाता है डब्बूशाही। नेक्स्ट आता है 34 नंबर। मछली पकड़ने के कांटे किस सभ्यता में मिले हैं? तो मछली पकड़ने के कांटे कौन सी सभ्यता में मिले हैं? ये आते हैं गणेश्वर में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। एक आता है जाख बाबा या यक्ष की जो प्रतिमा है ये कहाँ से मिली है? तो जाख बाबा और यक्ष की जो प्रतिमा है ये मिलती है नोह से। ठीक है, तो 35 में आ जाएगा 3 नंबर। 36 का आता है कि किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया? तो कौन से ऐसे विदेश यात्री थे हमारे जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश था इसकी सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया? तो वो कौन थे? तो वो थे सुलेमान। तो 36 में आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला है कवि चंद्र बरदाई का अन्य नाम क्या था? चंद्र बरदाई को और किस नाम से जाना जाता था? कवि भट्ट कहते थे क्या? नहीं। उदय भट्ट? नहीं। किशन सिंह भट्ट? नहीं। पृथ्वी भट्ट। चंद्र बरदाई जो है उनको पृथ्वी भट्ट के नाम से भी जानते थे भाई। तो 37 में हो जाएगा 3 नंबर। अगला है कटिबंधु के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? तो कटिबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध था? विग्रहराज चतुर्थ। ये जो है ये कटिबंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। कवि बीजादित्य किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बीजादित्य जो थे ये कौन से राजा थे जिनके दरबारी कवि थे? तो आते हैं हमीर देव चौहान। तो 39 में हो जाएगा 2 नंबर। ये लो, ये आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। तो मेवाड़ की राजधानियों का क्रम है, बताओ। किसी ने तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से, किसी ने कोई ट्रिक लगा के अपना बना रखा होगा क्रम। बताओ क्या आएगा इसमें? मेवाड़ की राजधानियों का क्रम सबसे पहले कौन सी थी? नागदा। तो यहीं पकड़ में आ गया ये। तो सबसे पहले राजधानी थी नागदा, फिर आती है आहड़, फिर चित्तौड़ बनी, फिर कुंभलगढ़ बनी, फिर चावंड बनी, फिर उदयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ये याद रख लेना भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि मेवाड़ की राजधानियों का क्रम है। तो नागदा, आहड़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड और उदयपुर। 41 नंबर आता है
कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किसके शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल कहा? किसके शासनकाल को कहा था भाई मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल? जत्र सिंह के काल को। तो 41 में आ जाएगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन आता है कि आवल बावल की संधि मेवाड़ व मारवाड़ के बीच कब हुई? आवल बावल, ये तो नाम से पता चल रहा है, आवल बावल नहीं कि आवड़ा बावड़ा ही ले ली या संधि, आवड़ बावड़ में ले ली कि भाई आवड़ बावड़ बावड़ा बावड़ा संधि कर ली आपस में, सोचे हुए ने कुछ। तो हंसाबाई ने करवाई थी ना, ये हंसाबाई के द्वारा करवाई गई थी। किन किन के मध्य होती है? तो राणा कुंभा मेवाड़ के थे और मारवाड़ के थे राव जोधा। तो राणा कुंभा व राव जोधा के बीच में हंसाबाई की मध्यस्थता से आवल बावल की जो संधि होती है वो होती है 1453 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ये हमारे 42 क्वेश्चन थे भाई। कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मिक्स स्लाइड लेके आनी है या फिर टॉपिक वाइज लेके आनी है, ये आपकी इच्छा होगी भाई। बताना कमेंट बॉक्स में क्या आपको अच्छा लग रहा है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।